गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आज हम एक न्यू एंड फ्रेश टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या मतलब है इसका? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मींस आपके केमिकल मींस एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ क्या डिफरेंट कंपाउंड्स। देखिए, आपके इस धरती में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, या यूं कहूं जितने भी आपने एलिमेंट्स आपने अपनी पीरियोडिक टेबल में देखे हैं, वो सारे के सारे क्या कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अदर कंपाउंड। तो किस हिसाब से वो कंबाइन होते हैं? दीज ऑल आर, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, दीज आर गवर्न बाय द सर्टेन लॉज। हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स विच आर गवर्न बाय सर्टेन लॉज। और इन्हीं लॉज को हम एक एक करके आइए पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन, आइए समझते हैं। द फर्स्ट वन इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहां से आया बच्चों? आपके एक साइंटिस्ट लेविजियर, अगर मैं बात करूं 1789 के अप्रॉक्स, इन्होंने ये रिसर्च करके एक लॉ बनाया था जिसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है बच्चों? जैसे कि आपके दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म द सम कंपाउंड, तो आपका जो प्रोडक्ट का मास होता है दैट कम्स इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। मींस आपका मास जितना शुरू में था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही रहेगा, दैट मींस कांस्टेंट रहेगा। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आइए लिखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास रिमेन्स कांस्टेंट in a chemical reaction। क्या मतलब है इसका बच्चों? इसका मतलब यह है मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मुझे ये बेटर होगा अगर मैं समीशन लगाऊं, सम ऑफ मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ मास ऑफ, ये सिंबल का मतलब पता है ना, समीशन, सबको ऐड करना है आपको। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बच्चों, लेकिन ये लॉ है, लॉ मींस जो हर जगह वैलिड होता है, लेकिन ये जो लॉ है यहां पे, ये लॉ आपका हर जगह वैलिड नहीं होगा। कहां पे नहीं होगा? ध्यान से सुनिए, नोट करके लिखवा रहा हूं। आप लोग जानते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन A इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इससे मतलब क्या है? E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मींस ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन आपका क्या होता है? सम मास क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। जब कुछ एनर्जी में आपका मास कन्वर्ट हो गया तो मास आपको कांस्टेंट नहीं दिखने वाला। तो ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन दिस लॉ इज नॉट वैलिड एज सम मास इज कन्वर्टेड इनटू किसमें? एनर्जी। अब वह एनर्जी बहुत सारी होती है, अभी आपको सिर्फ इतना सा जानने की जरूरत है। इज इट क्लियर? क्या आप चाहेंगे कि इसमें एक एग्जांपल किया जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में? चलिए पहले इतना नोट कीजिए, फिर देखते हैं। आइए बच्चों, एक एग्जांपल देखते हैं रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जांपल नंबर 65 आपके बोर्ड में है। बोला जा रहा है 5 ग्राम ऑफ CaOH होल ट्वाइस डॉट XH2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, यानी ये हाइड्रस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग गिव्स 3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मींस वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं है, सूखा हुआ है, CaOH होल ट्वाइस। आपसे बोला जा रहा है ये जो X है इसकी वैल्यू बताइए।
अब आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हो रही होंगी, रिएक्शन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही होगी। तो आइए इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। आपको पता है आपके पास क्या है, CaOH होल ट्वाइस डॉट XH2O वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। जब आप इसको हीट करेंगे बच्चों, जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होने जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। किस फॉर्म में दिखाई देंगे, गैसियस फॉर्म में। तो आपको एक मिलेगा सॉलिड कंपाउंड CaOH होल ट्वाइस, सूख के क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सॉलिड कंपाउंड होगा, प्लस X मॉलिक्यूल वाटर के अलग से निकल चुके होंगे। बच्चों बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। क्यों, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं, तभी तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल हटेगा, ये सॉलिड निकल के आएगा। तो हमेशा एक बात याद रखिए, कभी भी कोई भी केमिकल कंपाउंड में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और आप उसको हीट अप करते हैं तो हमेशा यहां से इस सॉलिड से एक गैसियस फॉर्म में निकल कन्वर्ट होने जा रहा है। वाटर हमेशा गैस फॉर्म में निकलेगा, वेपर फॉर्म में निकलेगा। लिक्विड मत लिख देना, गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप यहाँ पे ऑलवेज लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, सॉलिड से सीधे वहां गैसियस फॉर्म में दिखेगा। आइए बच्चों एक बात बताइए, ये बैलेंस दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अब देखिए एक मोल से बन रहा है मेरा x मोल वाटर, एक मोल से बन रहा है x, अच्छी बात है। अब मैं कितना मोल है मेरे पास, मुझे दिया है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होगा, कैल्शियम 22, 20 इंटू 2 40 प्लस देखिए ये है आपका कितना है 16 प्लस 1 17, 17 टू जा 34, 34 प्लस 40, 50 60 70 यानी 74। तो आपका क्या है, ये इतने का मास प्लस वाटर का 18 इंटू एक्स आगे से लगा है। बच्चों एक बात बताइए, मास अपॉन मोलर मास करूंगा तो क्या ये मोल्स आ जाएंगे? ये मोल्स किसके हैं, ये कंपाउंड के, दीज आर द मोल्स, इतने मोल। अब आपको पता है, क्या पता है, एक मोल से एक्स मोल वाटर निकला, तो इतने मोल से कितना निकलेगा, इतना इंटू एक्स। डेफिनेटली सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो कितना वाटर निकलेगा, 5 डिवाइडेड बाई 74 प्लस 18 एक्स इंटू ये मत भूलना, इंटू लेट मी चेंज द मार्कर, इंटू ताकि आप लोग गलत ना करें, इंटू एक्स। ये क्या आ गया, इतना मोल आ गया आपका वाटर के, इतने मोल वाटर के। अब बच्चों आप लोग जानते हैं वाटर आपका मोल के टर्म में है, अगर आप इसको मास के टर्म में जानना चाहते हैं तो वाटर है क्योंकि, तो वाटर के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना मोल H2 है, H2O है। इसको मास की फॉर्म में लिखना चाहेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 5x डिवाइडेड बाई 74 प्लस 18x। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको अगर आप किससे, मोलर मास ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यूनिट ग्राम में आंसर आएगा। और बच्चों यानी इतना पानी आपका निकला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, 5 ग्राम ये था, इसको हीटअप किया, 3 ग्राम ये निकला, तो 2 ग्राम कहां गया, वो 2 ग्राम पानी के रूप में तो उड़ गया। तो ये जो पानी है, तो ये 2 ग्राम पानी तो है, ये 2 ग्राम पानी के बराबर नहीं होना चाहिए। पानी इन गैसियस फॉर्म यानी वेपर, ग्राम से ग्राम यूनिट कैंसिल। क्या बच्चों आप यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्या? कितने बच्चे कह रहे नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लोगे? चलिए पहले इतना नोट कीजिए, फिर आपको दूसरी मेथड से बताते हैं आप ये कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से। मेथड क्या मैं यहां पे कर सकता हूं, चलिए अपने लिए स्पेस बना रहा हूं। आइए देखिए सेकंड मेथड। बच्चों एक बात बताइए, ये स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन को पढ़ के मुझे एक बात समझ में आई कि 2 ग्राम पानी है, 5 ग्राम टोटल था, 3 ग्राम ये निकला, यानी 2 ग्राम आपका वाटर है। तो 2 ग्राम वाटर है तो मैं इसको परसेंटेज वाटर के टर्म में भी निकाल सकता हूं। कैसे, देखिए ये स्टेटमेंट को पढ़ के अगर मैं परसेंटेज वाटर निकालूं बच्चों, परसेंटेज वाटर यानी परसेंटेज H2O, क्या होगा, कितना अमाउंट वाटर था, 2 ग्राम था, टोटल कितने में था, 5 ग्राम में था, कितने में था, 5 ग्राम में था। इज इट क्लियर, इनटू
100। ये परसेंटेज ऑफ वाटर आ गया कि इसमें कितना अमाउंट परसेंटेज, कितना परसेंटेज मेरा वाटर है। बिल्कुल सही है। अब बच्चों ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के बेसिस पे भी तो मैं लिख सकता हूं सेम चीज। ये किसके, ये अब देखिए पहले आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये लिखा, अब ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखिए, रिएक्शन के अकॉर्डिंग परसेंटेज वाटर अगर मैं निकालूं तो मुझे वेरिएबल के टर्म में वाटर दिख रहा है। देखिए 18 इसका वेट होता है, 18 मोलर मास वाटर का इनटू x, यानी वाटर का इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 18x डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना है आपका 74 प्लस 18x, 74 प्लस 18x, परसेंटेज में निकालना है इनटू 100। दोनों एक ही तो चीज है, यहां से निकालेंगे परसेंटेज वाटर ही आएगा, यहां से निकालेंगे परसेंटेज वाटर ही आएगा, तो दोनों एक ही चीज है, तो इसलिए मैंने इनको इक्वेट कर दिया। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्या आप यहां से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आपका आंसर आ चुका है। अगर आप चाहें तो देख लीजिए, एक ही चीज है, एक ही बात है, x आपका सेम आएगा दोनों जगह से। देखिए ना, यहीं से समझ में आ रहा है, कैसे बोलिए। ये क्या है 2, 5 को नीचे ले आइए, 2/5, तो ये क्या है 2/5, 100 से 100 तो दोनों जगह कैंसिल है, वो छोड़िए। 2/5 इक्वल टू 18x बाई ए, 2/5 इक्वल टू 18, साफ दिखाई दे रहा, सेम चीजें हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? श्योर, चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट लॉ आपका है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। दोनों नाम से आपको आपकी बुक्स में मिलेगा। क्या है ये लॉ? ये लॉ ये कहता है आपका कोई कंपाउंड है, लेट अस सपोज 2 एलिमेंट से मिलके बना है। अब वो 2 एलिमेंट से मिलके बना है, तो जिस रेशियो में उनके मासेस हैं उन दोनों एलिमेंट के, वेदर आपने उसे सिंथेटिक तरीके से बनाया हो, वेदर नेचुरल तरीके से आपने सीधे ओर से निकाला हो, वेदर XYZ प्रोसेस से बनाया हो, जो उनका मास रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या आपको बात समझ में आई? मैं रीड कर रहा हूं, उसके बाद फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको। क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर मासेस टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ द प्रिपरेशन। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा जानिए। दिस लॉ वाज गिवन बाय साइंटिस्ट जोसेफ। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्यूप्रिक एग्जांपल देखिए क्या है, क्यूप्रिक कार्बोनेट। उन्होंने क्या किया, अब देखिए क्यूप्रिक कार्बोनेट नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या क्या होंगे, डेफिनेटली कॉपर, डेफिनेटली कार्बन, डेफिनेटली ऑक्सीजन। उन्होंने क्या किया, अपनी लैब में इसे प्रिपेयर किया, लैब में खुद प्रिपेयर किया, तो क्या बोलेंगे, सिंथेटिक मेथड अपनाई उन्होंने, सिंथेटिक मेथड अपनाई। सिंथेटिक मेथड में उन्होंने जो क्या देखा, और एक ओर से उठा के लाए, मींस धरती में जिस फॉर्म में प्रेजेंट है वहां से निकाल के लाए और टेस्टिंग करी, यानी नेचुरल फॉर्म में उन्होंने देखा इसी कंपाउंड को। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा जितना कॉपर सिंथेटिक उन्होंने प्रिपेयर किया लैब में, उतना ही कॉपर जो नेचुरल तरीके से उठा के ले आए थे उसकी स्टडी करी, उसमें भी उतना ही कॉपर था। जितना कार्बन परसेंट इसमें था उतना ही इसमें था, जितना ऑक्सीजन इसमें था उतना ही था। उन्होंने ये हिसाब लगाया, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि क्या, उन्होंने बोला वेदर आप सिंथेटिक बनाएं, वेदर आप नेचुरल तरीके से लेके आए, कहीं से भी लाएं, जो भी एलिमेंट जिनसे भी मिलके वो कंपाउंड बना है वो जिस रेशियो में एक में है वो सभी, कोई भी आप XYZ चेक कर लीजिए, उसी रेशियो में प्रेजेंट रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ, क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या बोल दीजिए लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? तो ये एग्जांपल उन्होंने परफॉर्म किया था ऑन कॉपर कार्बोनेट। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि इसमें परफॉर्म किया था, हिस्ट्री वगैरह तो मैं बस आपको थोड़ा सा हवा लगे इसलिए बता रहा हूं, अदरवाइज नो नीड। चलिए नोट कीजिए। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है यदि आपके पास 2 एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, मींस लेट अस सपोज A प्लस B रिएक्ट करके आपका CB बनाते हैं, एंड वो कभी DB बनाते हैं, एंड कभी लेट अस सपोज E बनाते हैं। इन दैट केस उसमें
आइए समझिए, ऐसे करके समझिए, आइए एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज हाइड्रोजन का केस ले लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके आपका क्या बना सकता है, आपका बना सकता है वाटर H2O एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है H2O2। तो वही कह रहा हूं, A और B एलिमेंट्स मिलके अगर C भी बनाते हैं, कभी D फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, तो इन दैट केस रेशियो ऑफ किनका, रेशियो ऑफ अदर एलिमेंट विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ दिस, वो आपका सिंपल रेशियो में होगा। क्या मतलब है, यहां पे हाइड्रोजन आपकी क्या है, सेम है, यानी हाइड्रोजन का फिक्स मास है, यानी फिक्स मास के साथ ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे 16 ग्राम एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का 32 ग्राम। तो ये जो फिक्स मास जो अदर एलिमेंट है इसका रेशियो लेंगे मास का, तो एक सिंपल रेशियो आता है, यानी क्या आ गया 1:2। क्या है, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब बच्चों क्या है आपका, सिंपल रेशियो मीन्स रेशियो ऑफ होल नंबर, और बेसिकली ये छोटे होल नंबर होते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो आइए, दुनिया भर के एग्जांपल हैं। एग्जांपल देखने से पहले बच्चों ये समझिए, ये केवल लॉ तभी पॉसिबल है, तभी आप लगा सकते हैं जब आपका 2 या 3 या 4 यानी कम से कम 2 या उससे अधिक कंपाउंड की फॉर्म में अवेलेबल हो, यानी बनाता हो। पता चला कोई एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट है A B, वो केवल C फॉर्म में ही मिलता है, केवल C बनाता है, तो C को किससे कंपेयर करोगे? क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक टर्म आता है पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, वैसे तो डिटेल में लेटर लेक्चर में पढ़ेंगे। पैरेलल रिएक्शन वो होती हैं जो साइमल्टेनियसली जब ये रिएक्ट करती हैं, थोड़ा अमाउंट पैरेलली ये बनाती हैं, साथ ही साथ थोड़ा अमाउंट ये बनाती है, मींस दो रिएक्शन पैरेलल जारी होती हैं, 2 या 2 से अधिक, उनको पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं। तो जितने भी पैरेलल रिएक्शन के एग्जांपल पॉसिबल हैं वो सारे यहाँ पे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल C प्लस O क्या बनाता है आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है एंड क्या बनाता है CO2। अब देखिए फिक्स्ड मास लेना है इसका, तो कार्बन 1 यानी मास फिक्स हो गया। कार्बन का कितना होता है 12, ये भी 12, ये 12 के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये 12 ग्राम के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो फिक्स्ड मास के साथ अब इनका रेशियो ले लीजिए। सेम एग्जांपल हो गया बच्चों, तो बताना क्या है 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, तो क्या आ गया 16:32, यानी आ गया 1:2। बच्चों और एग्जांपल देखना चाहेंगे? श्योर, आइए देखिए फिर। चलिए यहां बताते हैं ताकि वहां, चलिए वहीं देख लीजिए। आपका सोडियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है आपको पता है Na2O फॉर्म में अवेलेबल है, Na2O2 फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। मींस अब देखिए स्टेटमेंट तो आप लोग समझ चुके हैं। देखिए फिक्स्ड मास लेना है आपको Na2 यानी ऑलरेडी 2 है, यानी मास फिक्स हो गया। बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर यहाँ पे एक सोडियम होता, चलिए लेटर ऑन करेंगे जब ऐसा एग्जांपल आएगा, तो बच्चों क्या हो गया, अगेन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यानी किस रेशियो में है 1:2 रेशियो में है। सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है, आइए देखते हैं। लाइक आपका अमोनिया का ले सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, बात समझ में आ रही है, प्लस चलिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का आपको एग्जांपल दिखाते हैं। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बच्चों क्या क्या किस किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, NO बिल्कुल, एंड N2O बिल्कुल, NO2 बिल्कुल, और N2O5, ये सारी फॉर्म में ये रिएक्ट करके ये बनाता है। अब ये लॉ कहता है कि फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दीजिए। क्या मतलब है समझिए, यहाँ पे थोड़ा बच्चे काफी गलतियां कर देते हैं, तो इस लॉ को मैं एक तरीका बताता हूं ताकि आपके मिस्टेक ना हो। देखिए फिक्स्ड मास बोला है तो आप लोग एक काम कीजिए, सबको एक नाइट्रोजन के लिए निकाल दीजिए। क्या मतलब बोल रहा हूं, यहाँ 1 नाइट्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, अब यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए अपनी फॉर्म में 2 नाइट्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन, तो 1 नाइट्रोजन के साथ हाफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं। सिमिलरली ये आपके कैलकुलेशन फास्ट और आपके क्वेश्चन गलत ना हो,
देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन तो डायरेक्टली सही है, रहने दीजिए। यहाँ दो नाइट्रोजन है तो मैं एक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा हूं। एक नाइट्रोजन, जब एक नाइट्रोजन, सुनिए, 2 के लिए 5 तो 1 के लिए 5/2। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये सिंगल नाइट्रोजन, ये सिंगल नाइट्रोजन, ये सिंगल नाइट्रोजन, ये सिंगल नाइट्रोजन। पहले मैंने ऐसा काम करा क्यों, सिंगल नाइट्रोजन में कन्वर्ट क्यों करा? क्योंकि इसने बोला है फिक्स्ड मास के साथ आपका दूसरा एलिमेंट जब रिएक्ट करेगा तो जो दूसरा एलिमेंट है उनके रेशियो लोगे। तो यहाँ फिक्स्ड मास मैंने सिंगल सिंगल नाइट्रोजन इसलिए किया, सिंगल नाइट्रोजन का मतलब होता है 14 ग्राम एंड दो नाइट्रोजन का मतलब 28 हो जाता। तो फिक्स्ड मास कहाँ, यहाँ तो मास बदल गया। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैंने सबको सिंगल सिंगल नाइट्रोजन कर दिया। दैट मीन्स सबका मास कितना हो गया, 14 ग्राम 14 ग्राम 14 ग्राम 14 ग्राम। तो फिक्स्ड मास में अब जो अदर एलिमेंट यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, जब ये किस रेशियो में होती है, सिंपल रेशियो में होती है। आइए चेक करते हैं। देखिए आपको अब यहाँ पे देखिए रियल में तो लॉ क्या कहता है, इनके मास 16 ग्राम डिवाइडेड बाई 32, 16 डिवाइडेड बाई 32। इतना कैलकुलेशन क्यों करनी है बच्चों? तो मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा फॉलो कीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ सारे के सारे ऑक्सीजन है तो क्यों कन्वर्ट करना है? ऑक्सीजन एक है तो डायरेक्ट 1 लिखिए ना, ये 1, ये हाफ, ये 2, ये 5/2, दैट्स ऑल। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो लिखिए, बात एक ही पड़ेगी, 16 ग्राम एंड ये तो उसका भी आधा 8 ग्राम, ये कितना है 16 टू 32 ग्राम, बात एक ही पड़ेगी। आप लोग करिएगा घर में। आइए मैं तो डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं आप लोगों को, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ऑक्सीजन एक है 1:, नेक्स्ट कितनी है, हाफ है, नेक्स्ट है हाफ एंड नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 5/2। बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए जरा, ये क्या आ गया आपका 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, सॉरी सही तो है, 2:1:4:5। बच्चों क्या ये सिंपल रेशियो नहीं है? 2:1:4:5 सिंपल रेशियो नहीं है? डेफिनेटली सिंपल रेशियो है। तो यही लॉ कहता है। क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे आप लोग करना चाह रहे हैं। चलिए करिए, चलिए यहीं पे करते हैं। आइए, क्या आप बोल रहे हैं डायरेक्ट मास के टर्म में लिखिए, कितना है 16, कितना होता है 8 दूना 16 ग्राम, 16:, कितना है 8 ग्राम, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट सॉरी नॉट 16 32, नेक्स्ट 5/2। 5/2 का मतलब कितना है, आइए, एक का होता है 16 तो ढाई का कितना हो गया, एक का होता है 16 यानी 8×5 = 40। देख लीजिए बच्चों, एक का होता है 16 तो ढाई का कितना हो गया 16 × 2.5 तो कितना हो गया 8×5 = 40। ओके, अब देखिए पूरे को 8 से डिवाइड कीजिए, 8×2 = 16, 8×1 = 8, 8×6 = 8, 4× 32, 8×5 = 40। बच्चों ये देखिए जो ये आया था वो ये आया था। तो मेरा सुझाव आप लोगों को सिर्फ ये है, कभी भी ऐसे पहले तो ये देखिएगा, पहले सिंगल क्या है कांस्टेंट मास के साथ रिएक्ट होना है। तो अगर डबल ट्रिपल, जैसे 2 नाइट्रोजन है सिंगल में कन्वर्ट कीजिए, 5 नाइट्रोजन होंगे सिंगल में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उनका सिंपल रेशियो ले लीजिए, मास भी निकालने की जरूरत नहीं है, हर जगह ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और सारे एग्जांपल और बताऊं या समझ में आ गया? चलिए चलिए देखते हैं कितने बच्चों को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आया। एग्जांपल नंबर 36 आपके सामने है। पूछा जा रहा है चेक वैलिडिटी ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये वैलिडिटी आपके मोबाइल रिचार्ज वैलिडिटी नहीं है, 3 महीना 4 महीना। क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये वैलिड है या नहीं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, या यस या नो, या यस या नो। क्या आपको बात समझ में आया? ओके बताइए। आइए बच्चों समझिए, देखिए पहला एक एक करके एग्जांपल से देखते हैं। पहला कह रहा है N2O2 बन रहा है, N2O बन रहा है, NO2 बन रहा है। अभी देखा था ये एग्जांपल N और O मिलके या ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, उनका सिंपल रेशियो में है। तो यस मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड या टिक कर दूंगा मैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा NaCl, NaBr, NaI। पहली बात देखिए बच्चों, कोई भी एग्जांपल देखिए,
सोडियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें सोडियम और ऑक्सीजन ही तो होगी, सोडियम और ऑक्सीजन ही तो होगी। सिमिलरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही होगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कोई तीसरा एलिमेंट तो नहीं आएगा। यहां देखिए, यहां तो जादू हो गया, NaCl, Cl आया, अगला Br आ गया, अगला आयोडीन आ गया। कैसे? नॉट पॉसिबल बच्चों, बात समझ में आई? तो नॉट पॉसिबल। सिमिलरली यहां N2O2, N2O, NO2, NH3 लो, अमोनिया कहां से आ गया? नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही थी, हाँ ये बना सकती है, ये बना सकती है, ये बना सकती है, अमोनिया कैसे बन जाएगा? हाइड्रोजन कहां से आ गया? यानी नॉट वैलिड। क्या आपको बात समझ में आ रही है? CO2, H2O, NaCl, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाया और वाटर मिल जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे, यानी C+O। अगेन एक अननोन एलिमेंट आ गया यहाँ पे, हाइड्रोजन, ये Na अननोन आ गया, Cl अलग से आ गया, यानी नॉट पॉसिबल। तो ये सारे एग्जांपल में केवल और केवल पहली रिएक्शन पॉसिबल, पहला एग्जांपल पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि NaCl होता ही नहीं है, कंपाउंड होता है, NaBr भी होता है, सब होते हैं, बट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये फॉलो करेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किन में लगता है? जब दो एलिमेंट मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हैं, मल्टीपल कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका रेशियो क्लियर है? श्योर? चलिए नोट कीजिए। आइए बच्चों, आपको लिमिटेशंस बताते हैं इस लॉ की। हेडिंग डाल लीजिए लिमिटेशन। आइए देखिए लिमिटेशन। लिमिटेशन किसकी? इस लॉ की। लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ इज दैट, सुनिए, इससे पहले लिमिटेशन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए आइसोटोप्स हाइड्रोजन के क्या क्या होते हैं, क्योंकि उसकी हेल्प से आपको समझाने जा रहा हूं। आपके हाइड्रोजन के एटम की अगर आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूं तो आपका हाइड्रोजन अवेलेबल होता है 1H1, 1H2, 1H3। बच्चों ये सब हाइड्रोजन के क्या हैं? आइसोटोप्स हैं। अब देखिए, इसको आप बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, इसको आप बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, इसको आप बोलते हैं ट्रिटियम, ट्रिटियम, इसको आपने सुना होगा क्या है? चलिए ड्यूटेरियम। आइए समझिए, लिमिटेशंस ये है बच्चों, जो आपने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सीखा वो आपका आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं है। तो यहां पे लिख रहा हूं लिमिटेशन क्या है? दिस लॉ इज नॉट वैलिड for same isotope, for same isotopes of an element, of an element। क्या है इसका मतलब बच्चों? इसका मतलब ये है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए, आपका वाटर H2O, आपका हैवी वाटर D2O। बच्चों यहां पे आप देखिए, यहां पे क्या है? वाटर है आपका 2 ग्राम, ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम, ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम, ड्यूटेरियम देखिए एटॉमिक मास 2, यानी 2 दूना 4, 4 ग्राम, एंड ये 16 ग्राम। अब बच्चों देखिए यहां पे यहां पे देखिए, ये ऐसे आइसोटोप यानी H2O और D2O में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एंड ये ड्यूटेरियम होने को, इन तीनों के मिक्सचर को ही आप हाइड्रोजन बोलते हैं, जिसमें आपका 99% अगर अर्थ में बात करें, ये फॉर्म 99% ये होता है, बाकी 1% इनके कॉम्बिनेशन से आता है। टोटल बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन अपने आप में इनका कंपोजिशन है, बट अगर आपने आइसोटोप्स की बात कर ले, उनमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं होता है। द रीजन बीइंग, क्योंकि ये एटम ही हैवी है। अगर डी की बात करूं मैं, जिसे आप ड्यूटेरियम बोल रहे हैं, डी 4 ग्राम, सॉरी 2 ग्राम, 2 है इसलिए 4, ये 2 ग्राम, ये 1 ग्राम, वैलिड ही नहीं होता आइसोटोप्स में। ऑल्दो आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल रेशियो में। फॉर एग्जांपल देखिए, 1 ग्राम के लिए आप क्या लिखेंगे? 8, 1 ग्राम के लिए क्या लिखेंगे? 8, और इसके 1 ग्राम के लिए क्या लिखेंगे?
तो डिवाइड कर दीजिए, 4 4 या 16, 4, 8 और 4 रेशियो आ रहा है। देखिए समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं 2 ग्राम के लिए 16, तो 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए आपका हो गया 8। सिमिलरली यहां 1 ग्राम के लिए यहां हो गया 4 4 या 16। अब मैं 1 ग्राम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे देखिए अगर डेफिनेशन आप देखें फिक्स्ड मास डेफिनेशन में, तो यानी मास मुझे फिक्स करना है। अब देखिए 8 और 4, ऑल दो रेशियो 8 और 4 रेशियो सिंपल रेशियो निकल के आ जाएगा 2:1, बट स्टिल आइसोटोप में ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, मैं रीजन बता चुका हूं। सिमिलरली आपका अदर एग्जांपल की मैं बात करूं तो ले लीजिए वाटर, ले लीजिए H2O, और ये ले लीजिए T2O। अगेन सेम चीज, कितना है 6 ग्राम, 6 ग्राम के लिए कितना है, 6 ग्राम के लिए ये 16 ग्राम, एंड ये 2 ग्राम के लिए ये कितना 16 ग्राम। अगेन ऑल दो आप कर सकते हैं, अगेन देखिए 1 ग्राम के लिए हो गया ये 8 ग्राम, और ये 1 ग्राम के लिए हो गया 16/6 ग्राम। ऑल दो सिंपल रेशियो में आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए 8 2 जा 16, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 2 जा 16/6 यानी 1/3। अगला सॉल्व कीजिए 3 2 जा 6। ऑल दो आप सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सॉरी डिफरेंट एटॉमिक मास होने के कारण क्या ये लॉ वैलिड नहीं है किसमें। इज इट क्लियर? श्योर, आगे बढ़े चलिए। Next law is your Gay-Lussac law. It is also known as the law of volume combination. बच्चों ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है, सुनिए, यदि दो गैसेस फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 आपकी रिएक्ट कर रही हैं टू फॉर्म, आपने इनको क्या किया, लेट अस सपोज हीट अप किया, तो ये क्या बनी, वाटर, क्योंकि हीट अप क्या है यानी वेपर फॉर्म में यानी गैस। अब H2 आप लोग जानते हैं क्या है, गैस है, एंड O2 भी आप लोग जानते हैं क्या, गैस है। बच्चों ये लॉ क्या कहता है, यदि आपकी दो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, तो दो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं तो वो जिस रेशियो में क्या, एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती हैं, और यदि प्रोडक्ट भी गैस होता है, तो इन तीनों में क्या वॉल्यूम रेशियो, सिंपल वॉल्यूम रेशियो में आप लिख सकते हैं। क्या मतलब है समझिए, अगर इन जनरल आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे 1 मोल 1 मोल 1 मोल। इज इट क्लियर? नहीं, हाफ मोल 1 मोल, हाफ मोल 1 मोल। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही है, 1 मोल, हाफ मोल एंड 1 मोल वाटर बन रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये लॉ ये कहता है अगर तीनों गैस हैं तो क्या इनका जिस रेशियो में सिंपल क्या मोल रेशियो है, आप इसी फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, आपका वॉल्यूम रेशियो भी लिख सकते हैं। यानी अगर ये 1 लीटर है तो ये 1/2 यानी आधा लीटर होगा, और ये 1 लीटर होगा। यानी अगर ये 1 वॉल्यूम है तो ये क्या होगा, 1/2 वॉल्यूम होगा वॉल, एंड ये क्या होगा 1 वॉल। बात समझ में आ रही है? अगर ये 500 ml है तो ये 250 ml होगा, क्योंकि 1/2, और ये कितना होगा 500 ml। क्या आपको बात समझ में आई? सिमिलरली और भी एग्जांपल हो सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो आइए देख लीजिए, आइए यहीं पे देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए। लेट अस सपोज अमोनिया बना लीजिए, N2 गैस, N2 प्लस H2 गैस क्या बना देगी आपका NH3। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, तीनों गैस सबसे पहले तो बैलेंस कीजिए, 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन यानी 2 यहां लगाइए, 3 दूना 6 यानी N2 प्लस 3H2 2NH3। क्या बोलता है इस लॉ के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ चुकी होगी। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तीनों गैस हैं, यानी अगर ये 1 वॉल्यूम होगा तो ये 3 वॉल्यूम के साथ मिलेगा टू फॉर्म 2 वॉल्यूम किसके, अमोनिया के। अगर ये 1 लीटर है तो ये 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ मिलके 2 लीटर अमोनिया बनाएगा। आई होप इससे इजी लॉ क्या हो सकता है समझ में आ चुका है। तो बच्चों कुछ नहीं है, ये असल में हो क्यों रहा है ये समझते हैं। मैंने मोल 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 अगली लाइन में वॉल्यूम वॉल्यूम से कैसे रिप्लेस कर दिया, यानी इनके बीच में कुछ पक्का रिलेशन होगा। क्या है वो रिलेशन, आइए समझिए। बच्चों क्योंकि ये गैसेस हैं तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT एट कांस्टेंट प्रेशर एट टेम्परेचर एट कांस्टेंट
प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स बोल सकते हैं या नहीं। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता है, हम बोल सकते हैं वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स, यानी मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसीलिए मैंने 1 मोल को 1 वॉल्यूम से बदल दिया, हाफ मोल को हाफ वॉल्यूम से बदल दिया। क्या बच्चों इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? श्योर। बच्चों एक बात नोट करके लिख लीजिए, काफी बच्चे भूल जाते हैं, वैसे लिखवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों? साफ साफ पता चल रहा है ये लॉ कब वैलिड है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। लॉ is only valid at constant pressure and temperature. Is it clear? चलिए बच्चों नेक्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आइए समझते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ योर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आइए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज आपके पास 3 एलिमेंट हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बच्चों C और H से मिलके क्या बनता है? जब C और H को आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा बताओ? CH4 मीथेन, बिल्कुल। C और O को जब मिलाओगे तो क्या बनेगा? इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो क्या बन सकता है? CO2, बिल्कुल। H और O को जब रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनता है बच्चों? H2O, बिल्कुल, कोई डाउट? नो डाउट। तो बच्चों थोड़ा सा अब समझिए, लॉ को समझने की कोशिश करना। यहां पे बच्चों कार्बन कार्बन कॉमन है, हाइड्रोजन का अगर मैं वेट बोलूं तो यहां पे हाइड्रोजन का वेट कितना है? 4 ग्राम। हाइड्रोजन है आपकी 4 ग्राम। एंड ऑक्सीजन कितनी है आपकी? हाइड्रोजन है आपकी 4 ग्राम, ऑक्सीजन आपकी 32 ग्राम। तो बच्चों यहां पे मैं इसको क्या लिख रहा हूं? 4/32 मतलब हो गया ये 1:8। इज इट क्लियर? अब बच्चों यहां पे देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है आपका 2 ग्राम है, बिल्कुल। एंड ऑक्सीजन कितनी है आपकी? ऑक्सीजन है 16 ग्राम। ध्यान से देखिए, इंप्लाइज ये भी क्या है? 1:8। ये भी 1:8, ये भी 1:8 एंड ये भी 1:8, ये भी 1:8। अब समझते हैं आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहना चाहता है। आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है इफ एन एलिमेंट कंबाइंस विथ या रिएक्ट्स विथ 2 डिफरेंट एलिमेंट टू फॉर्म 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, देन फाइनल प्रोडक्ट will be in a simple ratio and that ratio will be equal to और मल्टीपल ऑफ क्या? जो आपका फिक्स्ड मास से फिक्स्ड एलिमेंट था उनमें जो अनकॉमन एलिमेंट यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो जिस रेशियो में है यानी 1:432 यानी 1:8 में है, वो दोनों सेम होंगे या मल्टीपल होंगे। नाउ यू कैन रीड द स्टेटमेंट। क्या आपको बात समझ में आई? श्योर। एक और एग्जांपल बताएं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन की जगह नाइट्रोजन रख लेते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब बच्चों एक बात देखिए, यहां पे N और H मिलके क्या बनाते हैं? आपको पता है अमोनिया NH3। N और O मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? N2O3। बच्चों एंड यहां पे H और O मिलके H2O। बच्चों एक बात बताइए, चलिए हाइड्रोजन है 3 ग्राम, हाइड्रोजन है 3 ग्राम फॉर 1 नाइट्रोजन। फॉर 1 नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितनी है? फॉर 1 नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितनी है? 3/2। कितनी है 1 नाइट्रोजन के लिए? 3/2 ऑक्सीजन। अरे 2 के लिए 3 तो 1 के लिए 1.5 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन 16 ग्राम के बराबर होता है तो 1.5 कितना हो गया? 24 ग्राम। तो 1.5 कितना हो गया? 24 ग्राम। समझ पाओगे या भूल जाओगे? 24 ग्राम। तो बच्चों रेशियो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे रेशियो आ गया 3/24, 3:24 मतलब हो गया 8 जा 24, तो 1:8 का रेशियो आ गया। बच्चों यहां देखिए हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, अगेन 1:8 का रेशियो आ गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? 1:8। तो अगेन क्या है? आपको समझ में आ चुका होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल देखना चाह रहे हैं। आइए बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। द रीजन बीइंग आपको सिंपल रेशियो का मतलब समझाना बहुत जरूरी है।
आइए एक और एग्जांपल देखिए। एग्जांपल सी ले लेते हैं, एक सल्फर ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन ले लेते हैं। बच्चों सी और एस मिलके क्या बनाते हैं? CH2। क्या बनाते हैं? CH2। एंड SO मिलके क्या बनाते हैं? SO2। C और O मिलके बताते हैं CO2। बच्चों इस एग्जांपल की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, यहाँ पे काफी बच्चे क्लास के बाद मेरे पास आएंगे, सर N और O मिलके तो NO2 भी बनाते हैं, और अगर मैं NO2 बनाऊं तो सर ये तो लॉ ऑफ डेफिनेट रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तो फॉलो ही नहीं हो रहा है। बच्चों फिर से बोल रहा हूं आपको, स्टेबल प्रोडक्ट देखिए, NO एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, वो स्टेबल नहीं होता, वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फाइनली N2O3 बनाता है, इसलिए आपको फाइनल प्रोडक्ट लिखना है। NO2 आप लिखेंगे डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए आइए ये एग्जांपल की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कार्बन देखिए CH2 फॉर सिंग, एक कार्बन, सल्फर कितना होता है? 32, यानी दो है तो 64 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, कितना है? 32, सल्फर एक है इसलिए 32, ऑक्सीजन कितना है? 100 गुना 32, रेशियो क्या है? 1:1। बच्चों यहां चेक कर लेते हैं, 64:32 यानी 2:1। अब समझिए बच्चों क्या आया? 2:1, 2:1 एंड 1:1। सिंपल मल्टीपल का मैं मतलब बता रहा हूं, कहां बताएं? चलिए यहां बताते हैं। आइए देखिए बच्चों, यहां क्या आया? 2:1 और यहां 1:1। 2:1 को क्या मैं ये लिख सकता हूं? 1:1 into 2। तो वही तो कह रहा, ये देखो 1:1 का 2 क्या है? एक सिंपल मल्टीपल है, यही तो लिखाया था, सिंपल मल्टीपल। तो ऐसा भी आए तब भी बात एक ही है, लॉ सेटिस्फाई है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? श्योर? अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मैं क्या एक दो एग्जांपल पूछूं आप लोगों से? श्योर? चलिए पूछता हूं। बच्चों एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, पूछा जा रहा है चेक लॉ वैलिड और नॉट। बच्चों इन सब में तुम्हें बताना है जिसमें वैलिड होगा, कौन सा लॉ? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन टिक कर दीजिए, जो वैलिड नहीं है उसको क्रॉस कर दीजिए। बच्चों जब इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। देखिए समझ तो आप चुके हैं। सबसे पहला काम ये देखिए, क्या आप ये देखिए जो थर्ड कंपाउंड है क्या है? वो फर्स्ट टू कंपाउंड के अनकॉमन एलिमेंट है। CC तो कॉमन है, अनकॉमन एलिमेंट का रेशियो होगा 64:32 2:1। दोबारा बोल रहा हूं या ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा जल्दी आप करेंगे। आपका फाइनल कंपाउंड ये बना है, जो फाइनल कंपाउंड होगा या थर्ड कंपाउंड वो फर्स्ट टू कंपाउंड के अनकॉमन एलिमेंट से बना होना चाहिए। अनकॉमन एलिमेंट यहाँ सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, तो सल्फर और ऑक्सीजन से फाइनल थर्ड कंपाउंड बना है। आप सिर्फ ये चेक कीजिए बस, इससे क्या होगा? आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जिन क्वेश्चन में डाउट रहेगा फिर आपको लॉजिक लगाना आता है। आइए ऐसे ही करते हैं। CH2 CO2 SO2 साफ समझ में आ रहा है क्या? CC कॉमन ले लें तो S और O बच रहा है SO2। हाँ अभी यही तो एग्जांपल है, बिल्कुल लॉ वैलिड है। सिमिलरली अभी थोड़ा देर पहले ये एग्जांपल भी बताया था, बिल्कुल वैलिड है। ये भी बता दिया अनस्टेबल, वैलिड नहीं है, बिल्कुल बताया था। N2O N2O3 NH3 अगेन देखिए कॉमन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर क्या अमोनिया बन जाएगा? बिल्कुल वैलिड नहीं है। SO2 कॉमन कुछ भी ले लीजिए, क्या लेना चाह रहे हैं? चलिए सल्फर कॉमन ले लेते हैं, तो बची ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन से CH2 बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। NaCl NaBr NaAI, वाह, दो कॉमन Na बचा ClBr रिएक्ट करके ये बनाएंगे NaI? बिल्कुल नहीं। क्या हम बोला, मैंने कुछ समझ में आया? मैंने ये बोला कॉमन एलिमेंट को हटाइए, अनकॉमन जो बचते हैं उनसे थर्ड प्रोडक्ट बनना चाहिए, दैट्स ऑल। अगर ऐसा है तो आपके अगर ये 6 एग्जांपल हैं तो 5 लगभग तो ऐसे ही निकल जाएंगे। डाउट जो आएगा आपको इसमें आएगा, फिर इसको चेक कीजिए रेशियो में। यहाँ रेशियो आपका आ नहीं रहा होगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। इज इट क्लियर?
तो बच्चों अब बचता है लास्ट लॉ, सिक्स्थ लॉ। तो सिक्स्थ लॉ आपका क्या है, आइए एवोगैड्रो लॉ है, समझते बच्चों। सिक्स्थ लॉ दैट इज द लास्ट लॉ इज योर एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है बच्चों, अंडर सेम कंडीशन दैट इज द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर यदि आपका है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएंगे। आइए समझते हैं। अंडर सेम प्रेशर एंड कंडीशन P एंड T क्या दे दिया आपको, कांस्टेंट दे दिया, यानी सेम कर दिया आपने, यानी आपका क्या हो गया, PV इक्वल टू nRT, ये होता है आप लोगों को पता है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, दैट मींस वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अब समझिए स्टेटमेंट ये बोल रही है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। बिल्कुल इक्वल वॉल्यूम लोगे तो इक्वल मोल्स आएंगे, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n यानी मोल्स के, इसलिए बात समझ में आ गई, एंड हेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइए समझते हैं, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। आप कोई सी भी गैस ले लीजिए, देखिए लेट अस सपोज इस रूम का टेम्परेचर है मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर है मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 118, सेम कंडीशन फिक्स हो गई। अब मैं यहां अगर लूं 1 वॉल्यूम या 1 लीटर ऑक्सीजन, 1 लीटर SO2, 1 लीटर मीथेन, यानी सबके वॉल्यूम बराबर लूं, अगर मैं उनको चेक करूंगा तो उनके मोल्स भी इक्वल आएंगे, तो यही एवोगैड्रो लॉ बोलता है। समझिए एग्जांपल के तौर पे समझिए, देखिए लेट अस सपोज मेरे पास है ऑक्सीजन, मेरे पास है लेट अस सपोज हाइड्रोजन, मेरे पास है लेट अस सपोज मीथेन, मेरे पास है लेट अस सपोज SO4, जो गैस आपको याद आ सकती है सब ले लीजिए। बात समझ में आ गई। तो क्या कह रहा है ये लॉ कह रहा है आपके लेट अस सपोज इक्वल वॉल्यूम्स अगर हैं सेम, कब, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन में, इन दैट केस तो इसके जो वॉल्यूम्स जो मोल्स हैं लेट अस सपोज n है तो सबके n होंगे, क्यों, सबके वॉल्यूम्स इक्वल हैं। अब सबके आपके मोल्स n है तो डेफिनेटली इनके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, समझिए आपके मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, n इंटू एवोगैड्रो नंबर, n इंटू एवोगैड्रो नंबर। सोचिए ऐसा क्यों, n इंटू एवोगैड्रो नंबर, n इंटू एवोगैड्रो नंबर। ऐसा इसलिए बच्चों एक मोल में आपके Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो n मोल्स में n इंटू Na मॉलिक्यूल, सिंपल कैलकुलेशन। दोबारा सुनिए, 1 मोल में आपके Na यानी एवोगैड्रो नंबर जो कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। एक मोल अगर आपने लेट अस सपोज यहां से मैंने एयर उठाई पकड़ ली, इसके एक मोल में मेरे 6 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल होने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। एक में अगर n होंगे तो इंटू n, क्या आपको इतनी बात समझ में आई। तो जितने मोल्स एंड हेंस इनके ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे। एंड एटम्स की बात करते हैं बच्चों, एटम्स कितने होंगे, एटम देखिए एक में दो हैं, टोटल इतने मॉलिक्यूल हैं तो कितना हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। एटम तो क्या दुगने होंगे ना, एक मॉलिक्यूल में 2 होते हैं तो इतने मॉलिक्यूल में 2 इंटू दिस, 2 इंटू Na, सिमिलरली 2 इंटू Na, सिमिलरली यहां कितने हैं, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन यानी 5 इंटू Na, 4 1 5, 5 इंटू Na। तो बच्चों यहां से ध्यान से देखिएगा, इक्वल मोल्स हैं, इक्वल मॉलिक्यूल, बट एटम्स 5 2 डिफरेंट आ रहा है, यही लिखवा है आपको, एटम्स में भी डिफरेंट। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई। इसी लॉ के बेस पे आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो आप लोगों को आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लॉस। आज हमने जितने भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े, ये 6 बेसिक लॉस है जिनकी हेल्प से आप डिफरेंट केमिकल्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द डिफरेंट प्रोडक्ट। तो हमारा ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।